आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 13 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूरोपीय कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस का बड़ा ड्रोन हमला, 164 ड्रोन दागे, यूक्रेन ने रेस्क्यू शिप उड़ाया, रूस के कमचटका में जमीन हिली, 7.4 मैग्नीट्यूड का जबरदस्त जलजला आया, लेबनान से आई बड़ी खबर, ट्रकों में भर भर कर हथियार किए सरेंडर, गजा सिटी पर इसराइल के हमले हुए तेज, 2.5 लाख लोग हुए बेघर, फिलिस्तीनियों पर सितम की दास्तान सुनिए आज की प्राइम स्टोरी में। कतर बुलाएगा अरब मुस्लिम समिट, क्या इसराइल पर घेरा होगा मजबूत? ईरान का सनसनीखेज बयान, कहा हमने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मांगा ही नहीं। और न्यूयॉर्क पुलिस अफसर पहुंचे इसराइल, लेंगे किस बात की ट्रेनिंग, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला, लेकिन शुरुआत एक छोटे से शुक्रिया के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, उसका बहुत बड़ा करम है। शुक्रिया छोटा अदा करूंगा, जितना हूं उतना ही। आज हमारे और आपके इस चैनल आज़ाद बोल इंडिया के 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सबको मुबारकबाद। ये सफ़र आपके बिना आसान नहीं था। इतने कम वक्त में और इतने मुश्किल कंपटीशन में बस सच्चाई, मजबूत कंटेंट और आप लोगों के बेपनाह प्यार और अपने रब के बेशुमार करम की वजह से ये चैनल आज यहाँ पहुँचा है। आज तक नहीं। उम्मीद है आपका साथ और प्यार आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। तो चलिए आज से नए टाइम पर शुरू करते हैं प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। यूरोपीय कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया और 164 ड्रोन दाग दिए। रूस ने 12 और 13 सितंबर की रात यूक्रेन पर 164 ड्रोन और एक बैलिस्टिक इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब टॉप यूरोपियन अफसर कीव में याल्टा यूरोपियन स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस के लिए जुटे हुए थे। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक 137 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन एक मिसाइल और 27 ड्रोन कई जगहों पर, लगभग 9 जगहों पर गिरे। अभी तक किसी भी जानी नुकसान की खबर यूक्रेन ने नहीं दी है। साल 2025 में रूस ने ड्रोन हमलों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी लाई है। सिर्फ 7 सितंबर को ही रूस ने यूक्रेन पर 810 ड्रोन दागकर एक रिकॉर्ड बना दिया था। यूक्रेन के दनिप्रो में रूस को नई बढ़त मिली है। उसने यूक्रेन की एक और बड़ी ज़मीन कब्जा ली है। रूस ने आज सैटरडे को दावा किया कि उसकी फ़ौज ने यूक्रेन के सेंट्रल दनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में एक नया कब्जा किया है, एक गांव कब्जा लिया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बॉर्डर के करीब डोनेट्स्क रीजन से लगे एक गांव पर उनकी फ़ौज ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, डोनेट्स्क इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग की सबसे बड़ी बैटलफील्ड यानी सबसे बड़ा मैदान जंग बन चुका है। यूक्रेन ने भी बड़ा ड्रोन अटैक किया है और रूस का रेस्क्यू शिप इसका निशाना बना है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस GUR यानी कि गुर ने ये दावा किया है कि उनकी स्पेशल फोर्सेस ने ब्लैक सी फ्लीट का एक रूसी जहाज़ ड्रोन अटैक में हिट किया है। ये जहाज़ दरअसल सर्च और रेस्क्यू मिशन के लिए इस्तेमाल होता था और समंदर में मुसीबत ज़दा जहाज़ों की मदद करता था। गुर के मुताबिक ये हमला रूस के शहर नोवोरोसिस्क के करीब हुआ और टारगेट था एक प्रोजेक्ट वेसल, एक जहाज़ जिसे यूक्रेन ने हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट बताया था। आज कमचटका में ज़मीन हिली, 7.4 मैग्नीट्यूड का ज़बरदस्त जलजला आया, लेकिन राहत की बात यह है कि समंदर खामोश रहेगा। रूस के फार राइट में कमचटका कोस्ट पर आज ज़ोरदार झटका लगा। 7.4 शिद्दत का झटका था। सुनामी वार्निंग सेंटर ने साफ कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस झटके से कोई सुनामी का ख़तरा नहीं है, समंदर सेफ है। बात लेबनान की। ट्रकों में भर भर कर आज हथियार सरेंडर हुए हैं लेबनान में। लेबनान के सबसे बड़े फ़लस्तीनी कैंप में तारीखी कदम देखने को मिला है आज, यही लिखा गया। लेबनान के 2 रिफ्यूजी कैंप्स, एन अल हिल्वे जो कि सैदा में है और बड्डावी कैंप जो कि त्रिपोली में है, त्रिपोली लेबनान वाला, इन दोनों जगहों से आज फ़लस्तीनी धड़ों ने भारी तादाद में अपने हथियार लेबनानी फ़ौज को सौंप दिए, सरेंडर कर दिए। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। फतह मूवमेंट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज ही 5 ट्रक एन अल हिल्वे से और 3 ट्रक बड्डावी कैंप से हथियार भरकर लेबनानी आर्मी को हैंडओवर किए। यानी आज में 8 ट्रक हथियार, कितने हथियार होंगे ये हैंडओवर किए गए, 8 ट्रक हथियार। ये इससे पहले भी हुए थे।
ये पूरा प्रोसेस उस अबू माज़ेन और लेबनान हुकूमत के बीच की डील का हिस्सा है, जिसमें तय हुआ था कि जो असलहा लेबनानी स्टेट के कंट्रोल में नहीं है उसे रफ्ता रफ्ता जमा किया जाएगा, या यूं कहें कि छीन लिया जाएगा। लेबनान की नज़र में मुल्क के अंदर गैर कानूनी हथियारों पर कंट्रोल करने और कैंप्स की सिक्योरिटी बहाल करने की सिमत ये एक बड़ा कदम है। लेकिन आज जिस डील के तहत फ़लस्तीनी मूवमेंट्स हथियार सरेंडर कर रहे हैं, उसका असली निशाना हिजबुल्लाह और उसके हथियार हैं। लेबनानी हुकूमत लगातार हिजबुल्लाह से हथियार छीनने का प्रेशर डाल रही है और ये अमल इसी साल के आखिर तक अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि लेबनानी हुकूमत ने अमेरिका के प्रेशर में यह तय कर लिया है कि लेबनान में बस एक ही फ़ौज के पास हथियार होंगे, और वो फ़ौज हिजबुल्लाह की नहीं बल्कि लेबनान की ऑफिशियल और आर्मी होगी। और अब गज़ा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस्राएली फ़ौज ने गज़ा सिटी में यूएन के 2 स्कूलों पर आज हमला किया, जहां बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। सिर्फ आज ही इसराइल के हमलों में 31 लोग शहीद हो चुके हैं। गज़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल के लगातार हमलों और जबरी निकासी के बावजूद अब भी 13 लाख से ज़्यादा लोग, जिनमें 3.5 लाख बच्चे शामिल हैं, गज़ा सिटी और नॉर्थ गज़ा में फंसे हुए हैं। उधर कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने दोहा पर इसराइली हमले के बाद आज न्यूयॉर्क में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात की डिटेल्स आज रात तक बाहर आएंगी, जिसके बारे में हम आपको सुबह बताएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारी मेजॉरिटी से 2 स्टेट सॉल्यूशन का प्रपोजल पास कर दिया है। इस प्रपोजल के हक में 142 मुल्कों ने वोट दिया, वहीं सिर्फ 10 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया। यूं समझिए कि 142 मुल्क फ़लस्तीन के साथ हैं और इसराइल समेत 10 मुल्क फ़लस्तीन के खिलाफ हैं। और अब आज की प्राइम स्टोरी, इसे ध्यान से सुनिएगा। गज़ा सिटी पर इसराइल का कहर बरस रहा है और लोग अपनी मौत से भागे चले जा रहे हैं। गज़ा सिटी पर इसराइल का हमला पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गया है। अब की बार भारी बमबारी हो रही है, हवाई बमबारी। इससे पूरी की पूरी इमारतें मलबे में बदल दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों में इतनी तेज़ बमबारी हुई कि लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली फ़ौज ने साफ कहा, शहर खाली करो, बड़ी ज़मीनी कार्रवाई आने वाली है। आईडीएफ ने दावा किया कि 2.5 लाख लोग गज़ा सिटी छोड़कर साउथ गज़ा की तरफ चले गए हैं। इसके साथ ही इसराइली फ़ौज ने एक और हाई राइज बिल्डिंग भी उड़ाने की बात मानी, जिसे उसकी तरफ से हमास के ऑपरेशंस का ठिकाना बताया गया। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, असलियत ये है कि स्कूलों और शेल्टर्स तक को निशाना बनाया गया और कई बार बम गिराने से ठीक पहले वार्निंग दी गई। वक्त नहीं मिला लोगों को। वार्निंग के कुछ मिनट्स बाद ही लोगों के आशियाने और ठिकाने उजाड़ दिए गए और उन्हें उजड़ चुके गज़ा में फिर से बेआसरा बेघर छोड़ दिया गया। इसके बाद वही हुआ, लोग गाड़ियों में या पैदल इधर से उधर फिर भटकने को मजबूर हो गए। दुनिया में शायद ही कोई इतना पैदल चला होगा जितना गज़ा के लोग पिछले 2 साल में बार बार बेघर होने पर चले हैं। यूएन ने भी साफ अलर्ट किया है कि गज़ा पहले से कहत का शिकार है। अब यह हमला मासूमों को और गहरी तबाही में धकेल देगा। गज़ा की रहने वाली एक खातून जिनका नाम साली तफीश है, उनका दर्द सुनिए। वो कहती हैं कि हम सामने खड़ी मौत से बचे हैं। मेरे शौहर और 3 बच्चे, हम सब साथ में भागे। मेरा भाई मेरी गोद में मरा। क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने उसे गोलियां मारी। हम अंधेरे में भागते हुए वेस्ट गज़ा पहुंचे। लेकिन दोस्तों, शहर छोड़ना भी हर किसी के लिए आसान नहीं। साउथ गज़ा जाने का सफ़र $1100 तक महंगा है और गरीबों के लिए ये नामुमकिन है। ये गाड़ियाँ जो देख रहे हैं मुफ्त की नहीं हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक गज़ा सिटी, जो फ़लस्तीन की सियासत और समाज का दिल है, अब ये पूरी सिटी तबाही की कगार पर खड़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल से दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी ऐसी कोशिश नहीं की जिससे इसराइल का ये जुल्म एक दिन के लिए भी रुक पाता। गज़ा तन्हा था, गज़ा तन्हा है। बाकी पूरी दुनिया के काम बादस्तूर चल रहे हैं और पूरा गज़ा अगले दिन जिंदा रहने की आस में 2 साल से चले जा रहा है। आप देख रहे हैं ना। कतर ने आज ऐलान किया है कि दोहा में हमास के अफसरों पर हुए इसराइली हमले के खिलाफ कतर के साथ यकजहती दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए अरब और मुस्लिम मुल्कों का बड़ा समिट बुलाया जाएगा। पीर को होने वाली
اس میٹنگ میں اسرائیل کے حملے پر مسودہ پروپوزل بھی رکھا جائے گا، جس کی تیاری اتوار کو قطری وزیر خارجہ کی میٹنگ میں ہوگی۔ قطر کی فارن منسٹری کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ یہ سمٹ صاف پیغام ہے کہ عرب اور مسلم دنیا قطر کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل کی بزدلانہ جنگجو حرکت اور اسٹیٹ ٹیررزم کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قطر کی طرف سے اسرائیل کے حملے کو بار بار سرکار کی طرف سے پرایوجت آتنکواد یعنی اسٹیٹ ٹیررزم کہا جا رہا ہے۔ ایران نے روس سے S-400 لینے کی کبھی مانگ ہی نہیں کی۔ یہ بیان ایران کی طرف سے ہی آیا ہے، ایران کے اخبار میں آیا ہے، اور اس بیان نے ان افواہوں کو تماچا لگایا ہے جن میں لوگ یہ بات اڑاتے پھر رہے تھے کہ ایران کو روس سے S-400 سسٹم مل گیا ہے۔ ماسکو میں ایران کے سفیر یعنی کہ ایمبیسڈر قاسم جلانی نے صاف کہا ہے کہ ایران نے کبھی بھی روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مانگ ہی نہیں کی۔ ایرانی ٹی وی کو دیے ایک انٹرویو میں جلالی نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے تھوپی گئی 12 دن کی جنگ میں روس نے سخت اور مضبوط پوزیشن لی۔ روس نے 3 بیان جاری کیے، مذمت کی اور سیکیورٹی کونسل میں بھی اسرائیل کے خلاف ٹھوس اسٹینڈ لیا، جبکہ ایران کو چاہنے والے سب یہ چاہتے تھے کہ روس اس جنگ میں ایران کی طرف سے کود جائے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جلالی نے کہا کہ جنگ کے پہلے دن ہی روس نے ایرانی پریزیڈنٹ پزشکیان سے فون پر بات کی۔ دوسرے دن ایران کے فارن منسٹر اراغچی نے روس کے فارن منسٹر لاوروف سے بات کی، اور جنگ ختم ہوتے ہی عباس اراغچی خود ماسکو پہنچے اور پوتن سے ملاقات کی۔ اس دوران علی لاریجانی اور ایران کے ڈیفنس منسٹر بھی روس گئے، لیکن ڈیفنس سسٹم کی مانگ نہیں کی۔ S-400 کی خرید پر چل رہی چرچاؤں پر ایمبیسڈر نے کہا، کوئی اس کے ثبوت سامنے تو لائے کہ ایران نے روس سے S-400 مانگنے کا دستاویز دیا۔ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، آپ خبر پڑھ لیجئے گا۔ جلالی نے یہ بھی کہا کہ روس نے یورپی ملکوں کی اسنیپ بیک میکنزم چال کو غیر قانونی قرار دیا، جو ایران کے حق میں ایک بڑی بات ہے۔ مطلب یہ کہ روس نے ایران سے غداری کی اور ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں دیا، یا ایران نے خود ایئر ڈیفنس نہیں مانگا۔ اب لوگ ان دو طرح کی باتوں کے بیچ لٹک کر رہ جائیں گے، حالانکہ ایران نے سب کچھ پانی کی طرح خود ہی صاف کر دیا ہے۔ امریکہ کی نیو یارک اسٹیٹ کے درجن بھر سے زیادہ پولیس افسر اس وقت اسرائیل میں ٹریننگ ٹرپ پر ہیں۔ وہیں اسرائیل غزہ کے فلسطینی لوگوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ یہ بات دنیا بھر کے ہیومن رائٹس ایکسپرٹ بار بار کہہ رہے ہیں۔ یاد رہے، یہی پولیس افسر نیو یارک کی یونیورسٹیز اور شہروں کی سڑکوں پر پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز کے خلاف ہیوی ہینڈڈ طریقے اپنانے کے الزام پہلے ہی جھیل رہے ہیں، یعنی کہ غزہ میں بمباری سکھانے والے اور نیو یارک میں لاٹھیاں برسانے والے، دونوں دھندے ایک ہی ٹریننگ سینٹر سے نکل رہے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے قطر کے دوحہ میں موجود حماس کے افسروں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فائٹر جیٹس ریڈ سی سے اڑائے تھے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اسرائیل نے اس مشن میں 8 F-15 اور 4 F-35 جیٹس کا استعمال کیا، لیکن وہ کسی بھی عرب ملک کی فضائی حد میں داخل نہیں ہوئے، یعنی ایئر اسپیس میں داخل نہیں ہوئے۔ یعنی حملے کو بھی ہائی ٹیک ڈپلومیسی اپنا کر انجام دیا گیا۔ چاروں طرف عرب ملک بیٹھے دیکھتے رہ گئے اور اسرائیلی جیٹس پانی کے اوپر سے سیدھا دوحہ تک جا پہنچے۔ اگر یہی جیٹ ان میں سے کسی عرب ملک تک پہنچ جاتے تو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کیا کرتے؟ یا حبیبی، یعنی قطر پر حملہ ہونے میں عرب ملکوں کی لاپرواہی بھی شامل ہے، یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ جیٹ یمن کے ہوتھیز کے لیے جا رہے ہوں گے تو پھر انہیں جانے دو، لیکن نشانہ بن گیا قطر، اور اب سب مل کر شور مچا رہے ہیں۔ فی الحال اس شو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ امید یہ کرتا ہوں نئے وقت پر اور چنی ہوئی خبروں کے ساتھ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔